सर जैसे सर जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से पढ़ते हैं सर, जैसे कि सलेवरी एमिलेज सर स्टार्च को तोड़ देता है सर। सर वो तो हाँ, सर पैनक्रियाज भी तो सर एक वो सीक्रेट करता है, वो पैनक्रियाटिक एमिलेज। तो दो दो बार कैसे टूटता है सर? 2 बार टूटता है, रुक जाइए, अभी वही हम लोगों को पढ़ना है एक्चुअली। आज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे एंड आज डाइजेशन वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने और सर वो हाँ, सर वो स्टमक में भी तो होता है सर, वो प्रोटीन को तोड़ देता है वो पेप्सिन। और सर हाँ, पैनक्रियाज में भी वो हाँ, मैं ट्राइप्सिन तोड़ बता देता रहा है हूँ उसको। अभी कि क्या क्या चीजें होंगी। देखिए, नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। हम लोगों ने एनाटॉमी तो पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है फिजियोलॉजी इन ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो देखिए, फिजियोलॉजी बहुत, हम कह सकते हैं कि छोटा सा चीज पढ़ना है, ज्यादा है नहीं इसमें। सिर्फ एंजाइम्स के बारे में हमें जानना है, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जैसे स्ट्रक्चर में हम बोलते हैं, ठीक है। हम फ्लो चार्ट्स की मदद से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है माउथ में, ठीक है। ये हमारा, हम कह सकते हैं माउथ हो गया, सॉरी माउथ कह रहे हैं, बकल कैविटी हो गया, बकल कैविटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं, एक चीज समझ जाइएगा, जैसे हम लोग खा क्या रहे हैं भाई, फूड खा रहे हैं, ठीक है। हम लोग फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, फूड में 2-3 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले हम कह सकते हैं फूड में क्या है भाई, तो फूड में कार्ब्स प्रेजेंट है। कार्ब्स, कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो फाइनल एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज में टूटेगा, फिर वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। दूसरा क्या है, हम कह सकते हैं प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं तो प्रोटीन्स जो है वो एमिनो एसिड्स में टूटते हैं, तब जाके वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स, ये फैटी एसिड्स में टूटते हैं। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, इसमें ये टूटता है, ठीक है। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में ये टूटता है, ये फूड आइटम हमारा। तो फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्ब्स हो गए, ठीक है। एंड अगर हम वाइटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं तो वो सीधे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, उनका ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में टूटेंगे, फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटेंगे। अब देखिए बकल कैविटी में हम बात कर रहे हैं, तो बकल कैविटी में हमारा सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट हुआ था, जो कि स्टार्च पे काम करता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं ना, उसमें स्टार्च जो है उसका 30% पार्ट, 30% रॉ स्टार्च जो है वो सलाइवा के सलेवरी एमाइलेज से टूट जाता है, ठीक है। सलेवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो बकल कैविटी में क्या हुआ, सलेवरी एमाइलेज से वो माल्टोज में टूट जाता है। माल्टोज, स्टार्च जो है वो माल्टोज, माल्टोज 2 ग्लूकोज का यूनिट होता है, उसको माल्टोज कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, 2 ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं, ग्लू प्लस ग्लू, ग्लू फॉर ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो बकल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसी चीज का डाइजेशन हुआ है, एब्जॉर्प्शन, और किसी चीजों का डाइजेशन नहीं होता। हाँ, कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है बकल कैविटी में, जैसे कि कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ ड्रग्स आते हैं, ड्रग्स इन द केस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन हम कह रहे हैं, ड्रग्स गांजा हीरोइन चरस ये सब नहीं, नॉन नार्कोटिक ड्रग की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ ड्रग्स जैसे कि हार्ट अटैक में जो ड्रग काम करता है जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं हम लोग हार्ट अटैक को, उसमें एक ड्रग काम करता है जो कि क्लॉट को बर्स्ट करता है, तो जीभ के नीचे रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल्स काफी ज्यादा रहते हैं एंड तुरंत वो ब्लड में खुल जाता है। ग्रीन सर्कल में फैट्स लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फूड का फॉर्म है तीनों टाइप का जो हम कंज्यूम करते हैं।
तो बकल कैविटी में भाई इतना ही डाइजेशन हुआ और कुछ डाइजेशन नहीं हुआ। उसके बाद से फूड हमारा कहाँ आ गया, फूड हमारा एसोफेगस में आ गया। एसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, सीधे एसोफेगस से फूड कहाँ पहुंच जाएगा, स्टमक के अंदर। देखिए फूड कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। ठीक है, ये एसोफेगस से होते हुए, एसोफेगस में क्या हुआ, पेरिस्टालसिस हुआ, एंड एसोफेगस से फूड कहाँ आ गया भाई, पेरिस्टालसिस से होते हुए सीधे स्टमक के अंदर आ गया। पेरिस्टालसिस, ये सीधे कहाँ आ गया, स्टमक के अंदर आ गया। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, स्टमक में मेनली डाइजेशन किसका होता है, प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन है वो स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यानी कि पेप्टोन्स में टूटते हैं, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में टूटते हैं, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में टूटते हैं। ठीक है, इसमें टूटते हैं। इसको तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, एंड ये एंजाइम जो है वो है पेप्सिन, ये एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन बॉडी में पेप्सिन जो है वो पेप्सिन के रूप में सिक्रीट नहीं होता है बॉडी में। अगर हम लोग बात करें, हम लोग ने गैस्ट्रिक रूगी पढ़ा था तो उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड था, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो उसमें 3 चीजें मेनली प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी चीजें, सबसे पहला है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन जो कि एक हम कह सकते हैं इनएक्टिव एंजाइम है। ये जो है ये इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। एंड दूसरा क्या है, ये पेप्सिनोजेन सिक्रीट हुआ। दूसरा वाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसका काम क्या होता है, मीडियम को बेसिक बनाना, मेक मीडियम बेसिक, सॉरी मेक मीडियम एसिडिक, एसिडिक। मीडियम एसिडिक होगा ना, तब जाके ये वाला जो पेप्सिनोजेन है वो कन्वर्ट होता है किस में, पेप्सिन में। मतलब HCl जो है वो इस पे वर्क कर रहा है, मतलब इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, HCl काफी ज्यादा एसिडिक होता है, एंड बीइंग एसिडिक वो जो भी पैथोजेंस भी प्रेजेंट होते हैं उनको भी मारने का काम करता है। तीसरा, HCl इतना ज्यादा एसिडिक है तो हमारा ही अंदर का जो इंटेस्टाइनल या फिर स्टमक का जो दीवार है, वॉल है, वही क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर रहता है म्यूकस का लेयर, म्यूकस। तो गैस्ट्रिक जूस की हम बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस में ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की हम बात कर रहे हैं तो गैस्ट्रिक जूस में ये सारा चीज प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ठीक है, मतलब फूड जो काइम है, काइम में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ स्टमक में, तो ये है स्टमक। नहीं 7 नहीं होता, 7 तो न्यूट्रल होगा, 1 या 2 होता है पीएच। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया स्टमक, ये हो गया स्टमक। तो बकल कैविटी, सेकंड स्टमक, एसोफेगस में तो कोई डाइजेशन हुआ नहीं। स्टमक में कुछ सब्सटेंसेस का डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है,
हाँ, HCl शिखर पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिव फॉर्म बनाता है। अब देखो यहाँ पे कि कुछ चीजें जो है हम कह सकते हैं स्टमक में डाइजेशन तो नहीं, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होता है। साइड में हम लिख लेंगे सम substances are directly absorbed are directly absorbed are directly absorbed फॉर एग्जाम्पल देखिए कि क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब डायरेक्टली होता है। सबसे पहला जो चीज है वो क्या हो गया, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज को डाइजेस्ट होने की जरूरत ही नहीं, वो पेट में जाते ही डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। इसी वजह से हम कहते हैं ग्लूकोज जो है भाई इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो स्टमक में जाता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है सीधे जाके, ठीक है, उसको डाइजेस्ट होने की जरूरत ही नहीं है। तो डाइजेस्ट नहीं होगा, सीधे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है एब्जॉर्प्शन जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हमको मिलेगा। हो गया। दूसरा चीज देखो क्या डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि एस्पिरिन हो गया। एस्पिरिन कहते हैं जो कि हेडक में काम आता है, डिस्प्रिन के ब्रांड नेम पे आता है एस्पिरिन। ये भी तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको माल्फोज नहीं है, माल्टोज है, MALTOSE, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके बनते हैं। तीसरा देखो एल्कोहल। अगर समझो कि अल्कोहल को एब्जॉर्प्शन में बहुत समय लगता तो नशा बहुत देर के बाद आता, लेकिन 15-20 मिनट के बाद नशा आ जाता है। इसका मतलब डायरेक्टली उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक में ही हो जा रहा है। तो कुछ मेनली डाइजेशन हो रहा है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन भी होता है, जैसे ये सारे लिखे गए हैं। हाँ बिल्कुल शिखर, ये सारी चीजें जो है स्टमक में एब्जॉर्ब होता है, जबकि प्रोटीन मेनली क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। देखो कोई भी, या देखो मुंह में क्या हुआ है, स्टार्च डाइजेस्ट हुआ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट। एसोफेगस में कोई कार्ब वगैरह डाइजेस्ट नहीं, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक में सिर्फ प्रोटीन होता है। अभी क्या क्या बचा हुआ है, फैट और कार्बोहाइड्रेट अभी बचा हुआ है, आगे देखेंगे कैसे डाइजेस्ट होगा। हाँ देखिए, हम कह रहे हैं एस्पिरिन जो है वो, आप जानते हो सर दर्द की दवा आती है डिस्प्रिन, ठीक है। तो एस्पिरिन वही है, जो देखते हो कि 5 मिनट के अंदर सर दर्द गायब हो जाता है। तो एक्चुअली गायब कब होगा, जब एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा एंड पेन रिसेप्टर्स पे काम करेगा, तभी तो दर्द गायब होगा। इसी वजह से तो ग्लूकोज, एस्पिरिन, अल्कोहल, ये सब का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली स्टमक में होता है। अब खाना स्टमक से कहाँ आएगा, इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। पेप्टोन्स के बाद लिखे प्रोटियोजेस, PROTEOSES, प्रोटियोजेस। नोट करिए तो।
एक मिनट साहिल, मैं बता रहा हूँ। बेबी को न्यूट्रिशन किसके थ्रू मिलता है? पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में है ही नहीं। बेबी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, मतलब कब? जब वो वॉर्म में है तब डायरेक्टली ब्लड से मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। म्यूकस इज कंप्यूज्ड ऑफ म्यूसिन प्रोटीन। म्यूसिन प्रोटीन वाला बॉक्स मैं फिर से समझा दूं। ओके, देखिए सबसे पहले हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोटीन्स हो गया। देखो इनका डाइजेशन होगा पेप्टोन्स और प्रोटीन, स्मॉल हम कह सकते हैं स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इसके डाइजेशन के लिए एंजाइम चाहिए भाई पेप्सिन, लेकिन पेप्सिन बॉडी में कहाँ से पाया जाएगा? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में है ये गैस्ट्रिक जूस निकालता है जिसमें तीन चीजें, पेप्सिनोजेन, एचसीएल और म्यूकस। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, उसको एक्टिव होना है, पेप्सिन में कन्वर्ट होना है। तो वो एक्टिव होने के लिए उसको हाईली एसिडिक मीडियम चाहिए होता है जिसका पीएच 1 या 2 रहता है। एंड ये कन्वर्जन एचसीएल की वजह से होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एचसीएल जब इतना ज्यादा सिक्रीट होगा तो एचसीएल से बचाने के लिए हमको म्यूकस का पूरा लेयर अंदर चाहिए होता है। जब ये एक्सेस एचसीएल सिक्रीट होने लगता है तो अंदर स्टमक में घाव होने लगता है, जिसको पेप्टिक अल्सर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखो कुछ सब्सटेंसेस है जो कि डायरेक्टली, ये सब सब्सटेंसेस का तो डाइजेशन हो रहा है लेकिन कुछ का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली हो रहा है। बिल्कुल बर्थ से ही होते हैं ये सारे चीजें। जो मिल्क है, मिल्क भी तो प्रोटीन है ना, केसीन प्रोटीन एंड वे प्रोटीन, उसमें दो तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है मिल्क में। जो बच्चा पी रहा है तो मिल्क में भी तो प्रोटीन है। हो गया, चलिए क्लियर कर रहे हैं। अब देखो हम लोगों का स्टमक में डाइजेशन पूरा हो गया। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट की बात, ठीक है, यही मेन है। फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि है ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम, ठीक है। ड्यूओडेनम की हम बात करते हैं तो दो चीजें, राइट हैंड साइड समझिए लिवर है। राइट हैंड साइड क्या है भाई? लिवर। एंड लिवर जो है वो बाइल, दो हम कह सकते हैं बाइल जूस निकालता है, समझना इस चीज को, बाइल जूस। अब बाइल जूस में दो चीजें हैं। एक जो चीज है वो है बाइल पिगमेंट्स, जो कलरेशन देता है। बाइल पिगमेंट्स, जैसे दो तरह के पिगमेंट है, एक है अब देखो बिलरुबिन कहते हैं, बिलीरुबिन, जो कि येलो कलर का होता है, येलो कलर। दूसरा जो पिगमेंट है वो है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन एंड येलो कलर के। दूसरा कंपोनेंट की हम बात करें तो दूसरा कंपोनेंट है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स दो तरीके के हैं। बाइल सॉल्ट जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, दूसरा जो होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। एक सॉल्ट है भाई इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट,
ऑर्गेनिक सॉल्ट, इसका मेन काम होता है ना, ये फैट को छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है, एंड इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो फैट्स है, इनको ये जो ऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये भाई साहब इसको तोड़ देते हैं स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में। ये इसको किस में तोड़ा? स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में। एंड ये जो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स हैं, इनको इमल्सिफाइड फैट कहते हैं। ठीक है, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, फैट ड्रॉपलेट्स, इसको हम इमल्सिफाइड फैट कहते हैं, इमल्सिफाइड फैट। एंड इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में ये छूट गया सब। ऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, तो बाइल सॉल्ट भाई दो तरीके के हो गए। एक ऑर्गेनिक हो गया, जिसका काम क्या होता है? फैट्स को तोड़ना, इमल्सिफाई करना। अगर ये फैट को तोड़ेगा नहीं ना, इमल्सिफाई का मतलब होता है कि छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना, इसको इमल्सिफाई कहते हैं हम लोग। तो फैट अगर इमल्सिफाइड नहीं होगा, तो उस पे पेनक्रियाज का जो जूस है, लाइपेज है, जो फैट को तोड़ता है, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या है भाई? तो दूसरा वाला है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो एक हो गया ऑर्गेनिक सॉल्ट, दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब देखो, इनऑर्गेनिक सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या करता है भाई? मेक्स मीडियम बेसिक, क्योंकि देखो अभी खाना कहाँ से आया है? खाना आया है स्टमक से, हाईली एसिडिक है। मेक्स मीडियम बेसिक, बेसिक so that पेनक्रियाटिक एमाइलेज कैन एक्ट। अगर मीडियम बेसिक नहीं ना होगा, तो पेनक्रियास से जो एमाइलेज निकला है वो काम नहीं कर पाएगा। पेनक्रियाटिक एमाइलेज कैन एक्ट। तो एक तरफ का तो हम देख लिए, राइट हैंड साइड हमारा लीवर है, लीवर इतना चीज निकाला। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की हम बात कर रहे हैं, पेनक्रियाज की हम बात कर रहे हैं। तो पेनक्रियाज जो है, ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। सबसे पहले तो हेट्रोक्राइन हम लोग उसको कहते हैं जो कि एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी होता है। अब पूछोगे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है? तो एंडोक्राइन उसको बोलते हैं जो कि हार्मोन निकालता है, एंड एक्सोक्राइन जिसको बोलते हैं जो एंजाइम्स को निकालता है। तो ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, HETRO। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मतलब इसमें दो चीजें हैं। एक क्या हो गया, इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जो कि क्या निकाल रहा है भाई? अभी बोले इंजाइम्स निकालेगा, इंजाइम्स निकालेगा।
एंजाइम्स कौन कौन सा देख लेते हैं। तो अगर एंजाइम्स की हम बात करें तो बेसिकली 3 डिफरेंट तरह का एंजाइम्स निकलता है ये, ठीक है। 3 डिफरेंट तरह का एंजाइम्स निकलता है। कौन कौन से? तो एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। एंड तीसरा और आखिरी एंजाइम है पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो देखिए हम कह रहे हैं पेनक्रियाज जो है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में फंक्शन करता है एंड 3 डिफरेंट तरह का एंजाइम निकाल रहा है। एक हो गया ट्रिप्सिन, दूसरा हो गया पेनक्रियाटिक एमाइलेज, और तीसरा और आखिरी जो है वो है पेनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। अब देखिए पहले इसका डाइजेशन वाला पार्ट हम समझ लेते हैं। ड्यूडेनम में क्या हुआ, बाइल जूस निकला। एक तरफ से बाइल जूस मीडियम को बेसिक करता है, एंड बेसिक करता है क्यों भाई, क्योंकि जो भी स्टार्च पहले तो मुंह में डाइजेस्ट हुआ था उसके बाद नहीं हुआ था, तो जो भी स्टार्च बचा है फूड में वो फाइनली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाए माल्टोज में, एंड फाइनली माल्टोज के बाद ग्लूकोज में। अब देखो ये डाइजेशन किससे होगा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ये डाइजेशन किससे होगा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज काम कब करेगा, शुरुआत में नहीं काम कर पाएगा क्योंकि मीडियम काफी ज्यादा क्या है, एसिडिक है। तो पहले बाइल सॉल्ट में जो इनऑर्गेनिक वाला सॉल्ट है, देखिए हम लोगों ने लिखा भी है कि इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट होता है उसका काम क्या होता है, मीडियम को बेसिक करना ताकि पेनक्रियाटिक एमाइलेज उस पे काम कर सके स्टार्च पे, नहीं तो नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज क्या हो गया, जो कि पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस थे। दूसरे क्या हो गए, हम कहते हैं एक हो गए पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस। ये जो हो गए भाई, तो ये जो डाइजेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, ट्रिप्सिन से, एंड ट्रिप्सिन उसको फाइनली किस में तोड़ दिया, एमिनो एसिड में, ठीक है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है उसको एमिनो एसिड में तोड़ दिया, ठीक है। तीसरा और आखिरी जो है वो है पेनक्रियाटिक लाइपेज। वो किस पे काम करेगा, इमल्सिफाइड फैट पे। इमल्सिफिकेशन कौन किया है, तो बाइल सॉल्ट का ऑर्गेनिक पार्ट किया है, इमल्सिफाइड फैट पे। इसको ये तोड़ देगा किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कौन तोड़ा, पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो देखो अभी तक हमको क्या क्या दिखा भाई, 3 चीजें होंगी। स्टार्च जो है वो टूटेगा किस में, फाइनली ग्लूकोज में। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में टूटेगा, लेकिन टूटेगा किससे, एमाइलेज से। लेकिन एमाइलेज वर्क कब करेगा, जब मीडियम बेसिक होगा। कौन कर रहा है मीडियम बेसिक, तो भाई इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ बाइल जूस। फिर क्या है, फिर दूसरा क्या है, जो पेट में आधा अधूरा प्रोटीन टूटा था वो फाइनली एमिनो एसिड में टूटता है बाई ट्रिप्सिन एंजाइम। ये कहाँ दे रहा है, कौन दे रहा है, पेनक्रियाज में है, ठीक है, या पेनक्रियाटिक जूस हम कह सकते हैं उसको। तीसरा है
पैनक्रियाटिक लाइपेज वो फैट को तोड़ता है, लेकिन फैट को तोड़ने के लिए फैट को इमल्सिफाई पहले फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ना होता है। ये काम बाइल सॉल्ट के ऑर्गेनिक पार्ट का होता है। तो बाइल सॉल्ट का दो काम है, कौन कौन सा? एक काम हो गया मीडियम को बेसिक करना, दूसरा फैट को इमल्सिफाई करना। नहीं तो पैनक्रियाज का जो एंजाइम है वो वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो ये तो था पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन का फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन का फंक्शन, लेकिन पहले इतना लिख लीजिए, तब लिखेंगे एंडोक्राइन का फंक्शन। ठीक है, एंडोक्राइन खाली लिख दे रहे हैं, दो हार्मोन निकालता है मेनली। ये दो हार्मोन का नाम क्या क्या हो गया? एक जो हार्मोन है हमारा एक जो हार्मोन है वो है इंसुलिन, आपने नाम सुना भी होगा, एंड दूसरा वाला है ग्लूकागॉन। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे नाम को मेंशन कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक तरीके से ड्यूडेनम में हो गया डाइजेशन कंप्लीट। जेजुनम तक जाते जाते क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं वो फूड में मिल चुका है। जेजुनम तक जाते जाते क्या होता है, सब डाइजेस्ट हो जाता है, एंड इलियम से क्या हो जाता है, इलियम तक पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम फूड एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ठीक है, जेजुनम में डाइजेस्ट होने के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है, एंड इलियम में फाइनली फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड अब फूड में सिर्फ और सिर्फ मेनली वाटर बचा हुआ है, जिसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, एंड फिर फीसेज जो है वो कहाँ स्टोर होगा, रेक्टम के अंदर। तो यही कंप्लीट, ये पेज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इनऑर्गेनिक सॉल्ट कहते हैं, जैसे एक ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कहने का मतलब कि सिंपल कंपोजिशन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सिंपल ट्रांसफर से बनता है। जैसे आपका NaCl एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, ठीक है। जैसे NaHCO3 आपका सोडियम बाइकार्बोनेट एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया। वहीं पे ऑर्गेनिक सॉल्ट डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं सोडियम टाइयूरोकोलेट, ये सब जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो दो चीजें हैं भाई, बाइल जूस का एक काम क्या है, मीडियम को बेसिक करना, दूसरा काम क्या है, फैट को इमल्सिफाई करना। मीडियम अगर बेसिक नहीं होगा तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज काम नहीं कर पाएगा, फैट अगर इमल्सिफाई नहीं होगा तो पैनक्रियाटिक लाइपेज नहीं काम करेगा।
तीसरा जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, वो पेप्टोन और प्रोट्यूजेस को फाइनली एमिनो एसिड में तोड़ता है। तो राइट साइड का ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो फाइनली एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। अब होगा एब्जॉर्प्शन। हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया, 2 मिनट और दे रहे, बाकी जो लोग नहीं लिखे लिखे। चलिए, हो गया। देखिए, अब इसके बाद से जो हम लोगों को पढ़ना है, एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये चीज तो हमारा ड्यूडेनम में कंप्लीट हो गया। एंड इसके बाद से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं हम लोग अप टू जेजुनम most of the digestion and absorption is completed, and absorption
of food is completed. Most of the digestion and absorption of food is completed, and in the ileum part, only absorption of food takes place. For absorption, अब देखो यहाँ पे for absorption, हम लोगों ने याद करिए, हम लोगों ने इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को पढ़ा था जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है. माइक्रोस्कोपिक finger like projections are present which increases the surface area, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, विली बोल रहे थे. ठीक है, इनको जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज विली. अप टू के बाद क्या है, अप टू के बाद है, कहाँ लिखे हैं, अप टू कहाँ लिखा है, मोस्ट ऑफ टेक्स प्लेस होगा. अप टू जेजुनम लिखा है, अच्छा स्टार्टिंग में लिखा है JEJUNUM जेजुनम. इन स्ट्रक्चर्स को भाई क्या बोल रहे हैं हम लोग, विली बोल रहे हैं. ठीक है, इनको हम लोग विली के नाम से जानते हैं. अब देखिए यहां पे हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, खाली वाटर का एब्जॉर्प्शन. इन लार्ज इंटेस्टाइन only absorption of water takes place. Only absorption of water takes place. In large intestine, only absorption of water takes place. हो गया. अब देखिए डाइजेस्टिव वेस्ट
डाइजेस्टिव वेस्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट के लिए वर्ड हम लोग फीसेस यूज किए थे, फीसेस। डाइजेस्टिव वेस्ट, 2 लाइन 4th वर्ड, इलियम, ILEUM, ILEUM, इलियम, इनको फीसेस बोलते हैं। आर कलेक्टेड एंड temporarily stored, temporarily stored in the rectum, in rectum till defecation, defecation, till defecation, till defecation, till defecation। ये हम लोगों का जो डाइजेस्टिव पार्ट वाला सिस्टम वाला न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है, ये मोस्टली खत्म हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक दो टॉपिक और रह गया है, उसको देख लेते हैं अभी। एक है डेंटल कैरीज, दूसरा है डेंटल प्लाक। दो टॉपिक है, दो मतलब टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोगों को समझ लेना है कि एक्चुअली होता क्या है डेंटल कैरीज और डेंटल प्लाक। हो गया? हाँ अर्णव, डेंटल कैरीज वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार। डेंटल प्लाक डन। अच्छा साहिल 2 मिनट रुक रहे, सारे लोग लिखते हैं।
हो गया, चलिए। हो गया सर, चलिए। देखिए, मैंने क्या बोला, दो टर्मिनोलॉजीज है, दोनों को हम लोगों को देख लेना है। एक जो टर्म है वो है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज, देखो डेंटल कैरीज की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है दांत में सड़न, ठीक है, या दांत में होल। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस खाते हैं, और वैसे सब्सटेंसेस जो कि चीनी को कंटेन करता है या सुगरी सब्सटेंसेस होता है, शुगर वाले फूड आइटम होते हैं, शुगर के प्रेजेंस में जो मुंह में हमारे बैक्टीरिया रहते हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया ऐसे परमानेंटली रहता नहीं है कि रेंट पे लेके रह रहा है, लेकिन हाँ, वो फूड के साथ ही आते हैं, एयर के थ्रू ही हमारे माउथ के में एंटर करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है, फूड आइटम को कंज्यूम करके बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, एंड एज अ वेस्ट मटेरियल एसिडिक सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। पर्टिकुलर कोई एसिड होता नहीं है, लेकिन हाँ, मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड जो धीरे धीरे करके हमारे जो टॉप लेयर है जिसको हम लोग इनामेल कहते हैं, ये इनामेल को धीरे धीरे कोरोड करते रहते हैं, मतलब गलते रहेगा, क्योंकि एसिड क्या होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है, तो कोरोड करेगा उसको। तो ये थोड़े दिन तक तो पता नहीं चलता है, लेकिन लंबे समय तक जब ऐसा होता रहेगा, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, मीठा खाने से दांत सड़ता है। तो एक्चुअली दांत इसलिए सड़ता है क्योंकि हम लोग मीठा खाने के बाद ब्रश करते नहीं है। और हम जनरली 98% इंडियंस का आदत क्या है, सुबह उठकर ब्रश करना, रात में सोने से पहले नहीं। एक्चुअली दिन भर हम जो भी खाना खाए दांतों में फंसा हुआ है, अब रात भर तो उसको बढ़िया से टाइम मिला है, एकदम अनडिस्टर्ब्ड, कोई डिस्टर्ब, मुंह चल ही नहीं रहा है, ठीक है, मुंह बंद है, आराम से वो डिवाइड करेगा, खूब सारा एसिडिक एसिड्स बनाएगा। और इसीलिए देखो, हम जब सुबह उठते हैं तो मुंह बासी लगता है। क्यों लगता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड। एंड वो रिफ्रेश कब होता है? जब मुंह न्यूट्रलाइज होता है। कैसे भाई? पेस्ट क्या है? बेस। तो एसिड और बेस क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा एक दूसरे से, तो वो हमको मुंह को क्या करेगा? फ्रेशनेस प्रोवाइड करेगा। फ्रेशनेस एज वो पहले न्यूट्रलाइज हुआ, फ्रेशनेस इज प्रोवाइडेड बाय द मिंट व्हिच इज एडेड इन द पेस्ट और टूथपेस्ट। तो डेंटल कैरीज है क्या भाई? तो जब भी कोई ज्यादा हम सुगरी सब्सटेंसेस वाला फूड आइटम कंज्यूम करते हैं, तो बैक्टीरिया खा के डिवाइड करते हैं एंड एसिड निकालते हैं। ये एसिड हमारे दांतों को क्या करता है? कोरोड करता है, ठीक है, दांत के किस पार्ट को? तो इनामेल को। और कोरोजन होगा, कोरोड होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि इनामेल घिसेगा, तो हमारे जो नर्व फाइबर्स है वो ओपन हो जाएंगे। तो वही क्या हो जाता है? सेंसिटिविटी। तो हम यूज करते हैं सेंसोडाइन, ठीक है। तो आप देखोगे कि यही है डेंटल कैरीज। धीरे धीरे क्या होगा फिर उसमें, आप उसको भरा, मतलब कि भरा जाता है, आरसीटी कराया जाता है, उसमें फिलिंग होता है, जब कुछ नहीं होगा तो उखाड़ दिया जाएगा। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि चॉकलेट नहीं खाओ, लेकिन चॉकलेट सुनता कौन है? और खाना ठीक है, लेकिन हैबिट थोड़ा चेंज करते हैं। अगर हम लोग रातों को ब्रश करें, सुबह में सिर्फ माउथ वॉश करें, तो इट इज मच मोर बेटर देन सुबह उठ के ब्रश करना। नहीं, ये चीज तो नहीं है, उनको दूसरा चीज होता है, वो कैंसर होने का खतरा है। हाँ, वही बताऊंगा अभी। तो डेंटल कैरीज क्या है? On eating food items, food items containing sugar, containing sugar, containing sugar, the bacteria present in our mouth, present in our mouth, eat it and release acids as a
waste material, as waste materials, yeah, as wastes. Being corrosive, being corrosive, acids corrode the top layer of teeth, the top layer of teeth, the top layer of teeth called enamel, enamel, called enamel. ठीक है, this is called, yeah, this is known as dental caries, known as dental caries. एक और है, अगर हम दांतों को अच्छे से साफ नहीं करते तो फूड आइटम्स के प्रेजेंस में एक येलो स्टेन दांतों पे पड़ने लगता है, जो वक्त के साथ डार्क होता चला जाता है, एंड दांत जो है परमानेंटली हम कह सकते हैं पीले ही हो जाते हैं, जिसको हम लोग डेंटल प्लाक कहते हैं। जो लेयर है उसको प्लाक कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है डेंटल प्लाक के बारे में। डेंटल प्लाक, देखिए डेंटल प्लाक की हम बात करें तो ये क्या है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू इम्प्रॉपर केयर ऑफ टीथ, अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे, बहुत हड़बड़ में 1 मिनट में कर रहे। प्रॉपर केयर ऑफ टीथ, केयर ऑफ टीथ, ड्यू टू इम्प्रॉपर केयर ऑफ टीथ, हाँ तो मैंने भी तो वही लिखा ना, प्लाक ही लिखे है अमन, PLAQUE। ड्यू टू इम्प्रॉपर केयर ऑफ टीथ, a yellowish substance deposit over it, deposit over it, known as dental plaque, known as dental plaque, dental plaque, known as dental plaque। ठीक है, इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, डेंटल प्लाक कहते हैं। हाँ साफ बिल्कुल कर देंगे, लेकिन बहुत नहीं किया जाता है, ऐसे तो साफ करवाया भी जाता है दांतों को, इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा साफ करवाने फिर इनामेल घिसने का चांसेस रहता है।
क्या हुआ, हो गया? हाँ बिल्कुल अपूर्वा, मिल जाएगी। तो ये हम लोगों का न्यूट्रिशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है रेस्पिरेशन को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। सर हाँ बोलिए। सर वो डेंटल प्लाग में सर येलो ही कलर क्यों होता है? येलो कलर इसलिए ब्लैक होता भी है तो क्योंकि सकता है। ज्यादातर येलोइश ना जो होता है ना, ये कलर हम कह सकते हैं कि ऑयली फूड के कारण होता है। ज्यादा ऑयली फूड कंटेन करने पे, क्योंकि ऑयल में जनरली जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, या फैटी सब्सटेंस में, इसी वजह से। ऐसे अलग अलग कलर भी हो सकता है, जैसे फ्लोराइड्स ज्यादा हम कंटेन करते हैं तो किसी का देखना कि दांत में जो है ब्राउन कलर भी हो जाता है। सर ये टॉपिक कितना मार्क्स का है सर, कितना मार्क्स में आता है? डाइजेशन वाला टॉपिक, यस सर। ये मार्क्स का तो वेरिएबल है, जैसे इससे 5 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, ऐसे। क्या अमृत, क्या क्वेश्चन था? मैंने ध्यान से उतर गया होगा, पूछ सकते हैं। हाँ, आप लोग को बेशक लग रहा होगा कि ये चैप्टर इतना लंबा है तो कम से कम 10-12 मार्क्स तो फेच करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साइंस का ही पार्ट है, तो सिर्फ बायो से नहीं पूछा जाएगा। हाँ अमृत बताइए कि क्या क्वेश्चन था, मैंने नहीं देखा था, या देखा होगा तो ध्यान में नहीं है, आप पूछ सकते हैं। कैल्विन साइकिल से था, कैल्विन साइकिल से मैंने बताया था, आई थिंक एक क्वेश्चन तो पूछा था आपने सर। मैं देख रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं, वो है रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन, सबसे पहले रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या है, सिंपल समझना, फूड जो है वो टूटेगा एंड उससे एनर्जी जो है वो निकाला जाएगा। ठीक है, यही है रेस्पिरेशन मेनली। एंड ये जो एनर्जी का एक्सट्रैक्शन है, ऑक्सीजन, एनएडीपी का फुल फॉर्म होता है, अच्छा एनएडीपी का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ये होता है डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये हो गया NADP। ठीक है, अब देखो रेस्पिरेशन जो है ये हम कह सकते हैं कि मेनली जैसे हम एक सबस्ट्रेट लेके बनाते हैं, उसको देख लेते हैं, हमारा क्लियर हो जाएगा। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, लिख लीजिए अमृत, जहां पे भी लिखना हो आपको। NADP क्या है? अच्छा मिस्टी ने पूछा था, सॉरी। NADP क्या है एक्चुअली? फोटोसिंथेसिस हाई क्लास 11 में पढ़ना है हम लोगों को, तो उसमें क्या होता है ना, 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, दूसरा डार्क रिएक्शन। 2 स्टेप में होता है फोटोसिंथेसिस। पहले में एनर्जी रिच कंपाउंड बनता है, जो उस कंपाउंड से एनर्जी यूज किया जाता है,
CO2 को रिड्यूस करने के लिए, यही चीज होता है। हाँ बिल्कुल सही, समझ में आ गया। तो देखिए रेस्पिरेशन की हम बात करें, मिटाते हैं इसको हम लोग। अब देखो ये हम कह रहे हैं ग्लूकोज, अब समझना है इस चीज को, ये एक बाउंड्री बनाते हैं, ये बाउंड्री है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज यूनिट है C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म, अब क्या होगा साइटोप्लाज्म, अब देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ये वाला चीज क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में एंटर होता है, ये दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में टूट जाता है, पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, पाइरुविक एसिड में टूट जाता है, दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में ये टूट जाता है। ठीक है, पाइरुविक एसिड की हम बात कर रहे हैं, तो पाइरुविक एसिड जो है ये कंपाउंड जो है CH3 C डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है COOH, ये इसका फॉर्मूला है पाइरुविक एसिड का। ठीक है, तो एक्चुअली ये पाइरुविक एसिड है या पाइरुवेट भी इसको हम लोग कहते हैं। अब देखो ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ठीक है, तो C3H देखो हाइड्रोजन 3 है, एक 4 है। ठीक है, तो H क्या हो गया, H4, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ऑक्सीजन 3 है। तो एक्चुअली 3 कार्बन का, इसीलिए 2 ऐसा मॉलिक्यूल में टूटा, क्योंकि 6 कार्बन बैलेंस करना है इसमें। ठीक है, 6 कार्बन इसको बैलेंस करना है। ये जो पहला स्टेप है ग्लूकोज का टूटना पाइरुविक एसिड में, क्योंकि ग्लूकोज यहाँ टूट रहा है, तो इस स्टेप को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन इसको मिला नहीं मिला इससे कोई भी मतलब नहीं होता है, ये स्टेप बिल्कुल ही हो जाएगा। मतलब ग्लूकोज जो है वो पाइरुविक एसिड में टूट ही जाएगा, ऑक्सीजन मिले या फिर ना मिले। अब देखो पाइरुविक एसिड, अब 2 केसेस होंगी, या तो अब पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलता है या फिर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। से फॉर एग्जांपल मान लो इस पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिला, ठीक है, मान लो इस पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन मिला, अब ये क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाएगा। ऑक्सीजन है यहाँ पे, O2 जो है वो प्रेजेंट है, तो ये किसके अंदर चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। माइटोकॉन्ड्रिया, याद करिए माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल होता है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू क्या है, एक साइकिल से गुजरता है, एंड इस साइकिल को हम लोग क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ये हम कह सकते हैं एक साइकिल से गुजरेगा, एंड इस साइकिल को हम क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल, इसको कहेंगे क्रेब्स। क्रेब्स एक साइंटिस्ट का नाम था, क्रेब्स साइकिल। एंड प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में ये अब सेम प्रोडक्ट देता है। ठीक है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ही सेम देता है। मतलब प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा भाई, प्रोडक्ट के रूप में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, CO2, वाटर
और इतना एनर्जी निकालता है कि लगभग 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इस चीज को। नहीं रिया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आता है, लेकिन हाँ ये वाला आता है जो भी बना रहे हैं हम लोग, ये आता है। तो ये प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में सेम प्रोडक्ट होगा, मतलब सेम प्रोडक्ट। यही जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा वो वाला जो है वो सेम होता है। ये एनिमल हो गया, ठीक है। ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल ही सेम है, लेकिन मान लो इसको अब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है। इसको हम मान लिए कि इसको ऑक्सीजन भाई नहीं मिला है, O2 एब्सेंट हो गया, तब ये प्लांट और एनिमल में दो अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब ये प्लांट में और एनिमल में अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। मिलेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो अगर इसको ऑक्सीजन जो है O2 एब्सेंट हो गया, नहीं मिला इसको, तो ये है प्लांट। प्लांट के केस में ये क्या बनाता है? प्लांट के केस में इथेनॉल बनाता है, जिसको C2H5OH कहते हैं हम लोग। आप कार्बन कंपाउंड में पढ़िएगा इसको, इथेनॉल। ये अल्कोहल हो गया, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस एनर्जी बहुत कम निकलता है, 2 ATP। यही चीज ना एनिमल के केस में भी है, लेकिन एनिमल के केस में लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस कोई CO2 नहीं निकलता है, ATP उतना ही बनता है, 2 ATP। तो ये एनिमल्स के केस में। तो दो तरह का रेस्पिरेशन हो गया। एक कौन सा हो गया भाई? एक हमारा हो गया कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के बाद पाइरुविक एसिड में ऑक्सीजन मिला, CO2 H2O 38 ATP। तो यहां से यहां तक का जो रेस्पिरेशन है, समझो इस चीज को, मतलब ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज से लेके यहां तक का रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, एंड यहां से लेके यहां तक का जो रेस्पिरेशन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होगा। मतलब ऑक्सीजन मिले नहीं मिले, पाइरुविक एसिड में टूटना ही है। ऑक्सीजन मिलता है तब पाइरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल के थ्रू क्या बनाता है? 38 ATP। नहीं तो किसी ऑर्गेनेल में नहीं घुसेगा, वो साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा। और प्लांट के केस में क्या बना रहा है? इथेनॉल, CO2, 2 ATP। एनिमल्स में क्या? लैक्टिक एसिड और 2 ATP। ये चीजें हो रही हैं। तो ऊपर वाला भाई हमारा क्या हो गया? ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, और नीचे वाला क्या हो गया? एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये चीजें हो गई। तो दो चीजें हो गई भाई, एक हो गया एरोबिक, दूसरा हो गया एनारोबिक। तो दो तरह का रेस्पिरेशन हम लोगों का हो गया। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। PDF अपलोड हो जाएगा एंड वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, जिसका भी छूट गया होगा। ये दोनों समझ में आया? एनारोबिक, एरोबिक, एनारोबिक और एरोबिक में कॉमन स्टेप क्या हो गया? ग्लाइकोलाइसिस हो गया।
सर बोलिए। हेलो हाँ सर, बोलिए। वो जो सर वो 2 पायरुविक एसिड लिखे हैं सर आप, हाँ, उसके नीचे सर जो CH3 एक बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये क्या है सर बॉन्ड सर ये सब? बॉन्ड आप क्लास 9 में पढ़े थे क्या? सर हमको भी यस बताएं। सर, हल्का फुल्का। हल्का फुल्का। तो देखो, यही बॉन्डिंग मतलब करता सर है। सिंगल बॉन्ड पढ़े थे, डबल बॉन्ड नहीं जानते हैं सर क्या होता जैसे है। सिंगल बॉन्ड पढ़े थे ना, जैसे मान लो हाइड्रोजन हम बनाते हैं, ठीक है, क्लोरीन के साथ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग होता है ना? तो बॉन्ड शेयरिंग हो या ट्रांसफर हो, बॉन्ड बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर पे एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो डबल बॉन्ड, 3 हो जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड तक ही जाता है। बिल्कुल। शिखर, इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी पढ़िएगा कार्बन कंपाउंड में। हो गया, चलिए एंड कर रहे हैं। यस, चलिए।